नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं कालका से समालका बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि अगर परिस्थितियां ठीक रहीं और कोरोना के केस कम हुए तो फरवरी महीने में फिर से स्कूल खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरान 30 से 33% के हिसाब से बच्चों को बुलाया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को स्कूल का काम मिले और वो बिजी रहें, लेकिन ये सब कोरोना के हालात पर निर्भर करता है। साथ ही कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि 8वीं का बोर्ड बनाकर परीक्षा लेने का फैसला इसलिए लिया गया ताकि बच्चों को एहसास हो, उनमें गंभीरता आए। उन्होंने कहा कि 5वीं का बोर्ड नहीं है, पेपर लेंगे, अगर बच्चा पास नहीं होता तो उसे फिर मौका देंगे। समाचार पत्रों में और मीडिया में इस प्रकार की बात आई कि संख्या घटी है। अब अगर मान लो संख्या घटती है, हालांकि अब एग्जैक्ट नहीं है ये बात कितनी घटी कितनी नहीं घटी, लेकिन अगर कोरोना के पेशेंट की संख्या घटती है तो निश्चित तौर से हमारा प्रयास होगा कि फरवरी मास में हम फिर स्कूल खोल लें। लेकिन ये परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। अगर पेशेंट घटेंगे तब, और हम उस पर विचार कर रहेंगे। अगर कुछ स्थिति ठीक होती है तो फिर चाहे भले ही हमने 30% या 33% में स्कूल शुरू करना पड़े तो उस पर भी हम कर लेंगे। एक बच्चा 2 दिन आएगा, फिर दूसरे बच्चे 2 दिन करके 3 ग्रुप में वो बच्चे आ जाएंगे, ताकि कुछ ना कुछ उस प्रकार का एक उनको मतलब पढ़ाना भी और उनको कुछ काम देना भी, ताकि वो थोड़ा बिजी रहे। तो वहीं स्वास्थ्य और गृह मंत्री अनिल विज ने पंचकूला के सेक्टर 3 ताऊ देवीलाल स्टेडियम में 198 नई एम्बुलेंस और 47 मोबाइल चिकित्सा इकाइयों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर अनिल विज ने कहा कि हरियाणा की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नई एम्बुलेंस और मोबाइल चिकित्सक इकाइयों के आने से स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होगा। विज ने कहा कि 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में बीजेपी सरकार बनाएगी। उन्होंने सरकार से उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, पंजाब हो या बाकी भी जहां जहां पर चुनाव हो रहे हैं, 5 प्रदेशों में कुछ हो, कुछ कहें, कुछ बोलें, जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि आज नरेंद्र मोदी ने राजनीति की दिशा बदल दी। हरियाणा में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, स्वास्थ्य सेवाओं का लगातार सुधार किया जा रहा है। MRI लगाए जा रहे हैं, CT स्कैन लगाए जा रहे हैं, अल्ट्रासाउंड लगाए जा रहे हैं, कैथ लैब हमने हरियाणा में लगाई है, दिल का इलाज किया जाता है, स्टंट डाले जाते हैं, डायलिसिस की मशीनें लगभग हर जिले में लगाई गई हैं। कोरोना आया तो RT-PCR हमने लगभग हर जिले में लगी, केवल झज्जर को छोड़कर सारे जिलों में। तो ये प्रदेशवासी अभी डाडम हादसे से उभरे भी नहीं थे कि महेंद्रगढ़ के नागल चौधरी इलाके में खनन के दौरान एक और हादसा हो गया। आपको बता दें कि इसमें एक मजदूर की मौत हो गई और कई गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इस मामले पर हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने खनन मंत्री मूलचंद शर्मा से बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। प्रदेशवासी अभी डाडम हादसे को भूले नहीं थे कि एक और बड़ा हादसा महेंद्रगढ़ के नागल चौधरी खनन इलाके में हुआ, जहां एक मजदूर की मृत्यु हो गई और साथ ही साथ कई मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा। सर, एक के बाद एक हादसा किस तरीके से देखते हैं, आखिर कहां ये लापरवाही जो है ढील बरती जा रही है? जो हादसा जो कल जानकारी मिली है, ये नागल चौधरी का राजस्थान से एडजॉइनिंग का इलाका है। इधर राजस्थान है, एक तरफ हरियाणा है, ये सब 1 किलोमीटर के उसमें है। और ये लोग जो हैं जो रात को चोरी करते हैं, अवैध खनन करते हैं और चोरी के रास्ते से जो इजी मनी कमाते हैं, ये वो हादसा है। और हादसा हुआ है कि कई बार पुलिस ने मुकदमे दर्ज करे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की है, इनको गिरफ्तार करा, इनके ट्रैक्टर ट्रॉली को बंद करा, पर ये लोग मानते नहीं है। पर इसके हादसे के बाद जो कैजुअलिटी हुई है, जो आपने जानकारी दी है, एक आदमी की मृत्यु हुई है। इस तरह के जो भी प्रदेश में जो चोरी करते हैं, ब्लास्टिंग करते हैं और इस तरह के जितने भी हैं, उनके खिलाफ हमने कार्रवाई करी है। और सब प्रकृति के नीचे है, चाहे पहाड़ की बात करें, यमुना की बात करें,
और सारा क्या है कि सब इजी मनी इससे चाहते हैं, इजी मनी शायद इससे। पर हमने जो कार्रवाई करी है पूर्व की सरकार के बाद, जितना हमने इन पे खिलाफ मुकदमे दर्ज करे, रोका है, रेवेन्यू कलेक्शन करा है और सब कुछ करने का सरकार ने प्रयास करा है। सर ये बताएं कि जब ये हादसा हुआ, उस हादसे के तकरीबन 2 घंटे तक पुलिस वहां पे नहीं पहुंचती है। ऐसी तस्वीरें जो हैं वो चैनल पे भी चली हैं कि 2 घंटे तक जो है वहां पर हादसे होने के बाद जो है ना तो मेडिकल ऑफिसर्स वहां पे पहुंचते हैं, ना ही पुलिस मौके पर पहुंचती है। किस तरीके से देखते हैं, कितनी बड़ी लापरवाही है? इतना बड़ा हादसा होता है, पुलिस मौके पे नहीं पहुंचती है, ना ही मेडिकल ऑफिसर्स मौके पे पहुंचते हैं। अगर पुलिस एसएचओ थाने का हो, मजबूत हो, ईमानदार हो, इस तरह की कहीं भी मायने नहीं हो सकती। अगर एसएचओ मजबूत हो, चाहे माइनिंग का इलाका हो या यमुना का इलाका हो या नदी नाले का हो, और जो इस तरह की बालो पुलिस को जो नहीं पहुंची, पुलिस को जाना चाहिए था और पुलिस को जो इस तरह का हादसा हुआ है वो पहुंचना चाहिए था। सर अगर डाडम हादसे की बात करें तो पहले एक एसआईटी गठित की गई, क्या वो एसआईटी कॉम्पिटेंट नहीं थी कि जिस वजह से एक और नई एसआईटी का गठन करना पड़ा, जिसकी अध्यक्षता जो है वो पूर्व आईएएस अधिकारी कर रहे हैं? मेरा पूछना सब सीधा सा सवाल आपसे ये कि क्या जो पुरानी एसआईटी थी क्या वो कॉम्पिटेंट थी या नहीं थी? दोनों एसआईटी कॉम्पिटेंट हैं और पूर्व जो पहली जो एसआईटी गठित की थी वो एडीसी की अध्यक्षता में थी और एनजीटी ने भी एक टीम गठित की थी। एनजीटी बना देती, एक टीम हम बनाते, 3 टीम उसी एक की होती। एनजीटी की जो गाइडलाइंस थी उसी गाइडलाइंस में हमने एडीसी को भी रखा है, फॉरेस्टर को भी रखा है, माइनिंग अफसर का एसडीएम को भी रखा है, एनजीटी के फॉरेस्ट के आदमी को रखा है। एसएस प्रसाद रिटायर्ड अधिकारी हैं, आईएएस है, और उसकी सहमति के बाद एक ही एसआईटी है। जब एसआईटी बड़े अधिकारी की उससे बने तो नीचे की उनका कोई महत्व नहीं रह पाता। तो एक एसआईटी बनाई है, चेयरमैन उसके एसएस प्रसाद जी हैं। आप भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, सारी जो भी गठित होती है कमेटी सब पे भरोसा है। पर जब बड़ी कोई कमेटी गठित हो, छोटी गठित हो, महत्व नहीं रह पाता। सर अब एसआईटी जब गठित की गई है पूर्व आईएएस अधिकारी की अध्यक्षता में, तो कब तक जो डेडलाइन जो है वो सौंपी गई है कि इस डेडलाइन के अंदर जो है वो सारा का सारा जो मामला है वो सामने आ जाए और दोषियों के उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए? क्या डेडलाइन है उसकी? जो भी इसकी डेडलाइन दी है, जो भी गाइडलाइन दी है, जो भी इनका समय 3 महीने 2 महीने जो भी है, समय कितना रखा है मुझे ज्यादा इसकी जानकारी नहीं, कितना समय है, तो जो भी है उसकी समय सीमा है, समय सीमा से भीतर इसकी इंक्वायरी होगी। सर आपने बताया था कि जो डाडम हादसे में जिनकी मृत्यु हुई है और जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें 2 से लेकर 15 लाख तक का मुआवजा जो है उनके परिवारों को दिया जा रहा है उस प्राइवेट कंपनी द्वारा। आखिरकार कब तक जो है एक मजदूर की जान जो है वो 15 लाख तक आंकी जाएगी? क्या सरकार उन आरोपियों पर सख्त रूप से कार्रवाई करती हुई नजर आएगी या फिर यूं ही जो लीपापोती की जाएगी कि एक एसआईटी बनती है, एक एसआईटी के बाद एक और एसआईटी गठित की जाती है और 15 लाख रुपए के आंकने के बाद उस मजदूर की जान की कीमत 15 लाख रुपए लगाई जाती है? क्या सरकार इसके ऊपर अपनी तरफ से कोई सख्त कार्रवाई करेगी और क्या मजदूरों के परिवारों को मुआवजा सरकार अपने लेवल पर देगी? कभी मजदूर की करोड़ों से आप जीवन को नहीं आंक सकते और ना करोड़ की उसकी भरपाई तो जीवन में हो। जो परिवार का सदस्य चला गया, मजदूर हो या मालिक हो या दूसरा साथी हो, उसकी कभी करोड़ों से भरपाई नहीं होती। और इंसान है, इंसान का तो कोई किस मुकाम तक पहुंचता है, इंसान है, गरीब हो, अमीर हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो। मेरा ये मानना है कि जो फर्स्ट टाइम जो इसको परिवार को मदद होती है, ये कोई ये नहीं उसके जीवन का भाई उसकी आदमी की, व्यक्ति की, जो मजदूर की कीमत दी है, कीमत नहीं, ये तो परिवार जो पीछे है उसकी एक मदद तौर पे है। और मदद तौर पे जो पहाड़ का इलाका है, जो पहाड़ी है, जो प्रकृति है, इसका कभी भी इसकी भरपाई नहीं होती और कभी भी क्या है, इसका जो मजदूर कभी पूरा नहीं हो सकता। और इससे क्या है कि जो भी एसआईटी बनाई है इसका दूध का दूध, पानी का पानी। सर नागल चौधरी की में जो मजदूर की मृत्यु हुई है उसको मुआवजा देने के लिए क्या कुछ पैरवी जो है वो सरकार की तरफ से की जा रही है? नहीं, मजदूर चोरी भी करे, सरकार मुआवजा भी दे।
मान लो इसमें क्या है कि चोरी हो रही है, नागल चौधरी में चोरी करते हैं, अपने कारण चोरी में उसकी मृत्यु होती है, सरकार क्यों करेगी भाई? सरकार तो शिकंजा टेकती है। हम तो कहते हैं बार बार जो चोरी करते हैं खिलाफ पर कार्रवाई हो भाई, क्यों ना? कोई लीगल काम है, कोई ऑथराइज में नहीं है, कोई ऑथराइज है भाई, ऑथराइज में हो तो कोई ठेकेदार से कहे भाई इस तरह से चोरी कर रहे हो तो। और सरकार तो क्या है कि सरकार कहाँ तक किसको देगी? एक्सीडेंट है, कोई दूसरे हैं, कोई तो सरकार का अगर इस काम में सरकार लगी रहेगी तो इसकी तो कभी शायद मेरे हिसाब से पूर्ति तो नहीं हो पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ खनन मंत्री मूलचंद शर्मा, जिन्होंने कहा कि डाडम हादसे को लेकर पूर्व IAS अधिकारी SS प्रसाद की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय टीम का गठन किया गया और साथ ही उन्होंने जिस तरीके का हादसा जो है वो महेंद्रगढ़ के नागल चौधरी इलाके में बरपा है उसको लेकर भी उन्होंने संवेदनाएं व्यक्त की हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके की जो चोरी की घटनाएं, जो चोरी के खनन की प्रक्रिया चलाई जा रही है उस पर पूर्ण रूप से लगाम लगाई जाए। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरामैन किशन के। चलिए अब खबर करनाल से है, जहां सेक्टर 13 में एक सड़क हादसे का मामला सामने आया है। दरअसल एक महिला अपनी गाड़ी से घर जा रही थी, उसने जैसे ही टर्न लिया पीछे से आ रही तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मार दी और महिला की गाड़ी 4 खंभों के बीच में जा घुसी। साथ ही महिला को आस पड़ोस के लोगों ने बड़ी ही मशक्कत के बाद गाड़ी से बाहर निकाला। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से गाड़ी को साइड लगाया। तो मैंने जस्ट इसमें मोड़ी है, डॉक्टर साहब से क्लिनिक से लेते ही गाड़ी को मैंने मोड़ा। मैंने देखा कि साइड पे क्लियर है और मेरी बिल्कुल डेड स्लो थी गाड़ी और मैंने जैसे मोड़ी है उतनी देर में कोई एक तेजी सी स्पीड से आई, मुझे नहीं पता कब आई गाड़ी, इतनी तेज स्पीड से थी कि उसने मेरी लेफ्ट साइड पे हिट मारा और मेरी गाड़ी घूम के खंबे के पास गई और वो 1 सेकंड के लिए रुका है। उतर के उसने देखा कि गाड़ी मेरे ऊपर शाउट करने लगा, आप देखो जी आप पीछे नहीं देखते, मैं गाड़ी आगे चलाऊंगी कि मैं पीछे देखूंगी। वो सामने से आ रहा था और उसने गाड़ी देखी है, ठीक है, और इतनी स्पीड थी कि उसने ब्रेक लगाई है, सड़क पे सारे निशान है टायर के उसके स्पीडिंग के, और फिर उसने देखा कि ये तो मेरी गलती है, वो भाग गया। चलिए अब खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बयान जारी किया है और कहा है कि किसान आंदोलन में हजारों साथियों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए थे, जिनमें से ज्यादातर रद्द हो चुके हैं, लेकिन कुछ किसान साथियों के पास अब भी कोर्ट की तरफ से नोटिस आ रहे हैं, जो केस आंदोलन वापसी से पहले कोर्ट में चले गए थे। उन्होंने बताया कि उन केसों को भी रद्द करने से संबंधित बात भी सरकार और प्रशासन से हो चुकी है और उन मुकदमों को वापस लेने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। फिर भी किसी किसान साथी को कोई समस्या आती है या कोई अधिकारी कर्मचारी तंग करता है तो वो भाकियू चढ़ूनी के स्थानीय ब्लॉक प्रधान से संपर्क करें। साथियों, पता चला है कि हरियाणा के अंदर बहुत से किसानों के पास कोर्ट के नोटिस आ रहे हैं, जो आंदोलन के दौरान मुकदमे बने थे उनके नोटिस आ रहे हैं। सरकार से फैसला हुआ था कि सरकार सभी केस वापस लेगी और जहां तक हमने मालूम किया है केस वापस लेने की प्रक्रिया जो है वो काफ़ी दिनों से चली हुई है और जो कोर्ट के केस हैं उनमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, जो सीधे पुलिस के केस हैं उनमें थोड़ा टाइम कम लगता है। तो उसकी प्रक्रिया चली हुई है। तो कोई भाई जो कोर्ट के सम्मन आते हैं या तो वो सम्मन ना ले, और अगर सम्मन आ भी जाए तो किसी भाई को कोर्ट में पेश होने की जरूरत नहीं है। अक्सर आपने सुना होगा कि ससुराल पक्ष से हमेशा महिला ही तंग की जाती हैं, लेकिन यमुनानगर से एक उल्टा ही मामला सामने आया है, जहां ससुराल पक्ष से तंग आकर एक व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी। यह आरोप मृत युवक के परिजनों ने लगाए हैं। परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि 7-8 साल शादी को हो चुके हैं और जिसके बाद से पत्नी मृतक को तंग करने लगी और उसके खिलाफ कई बार पुलिस में शिकायत भी दी गई, जिसको लेकर उसका भाई मानसिक तौर पर परेशान रहने लगा और छत की सीढ़ियों से गिर गया। वहीं पुलिस ने शिकायत मिलते ही कार्रवाई शुरू कर दी है। तो क्या जो उसकी पत्नी थी मीनू, 7-8 साल पहले इनकी शादी हो चुकी थी, तो 7-8 साल से कंटिन्यू इनको लगातार मेंटली टॉर्चर किया जाता था। बोला जाता था कि यहाँ से
सारा कुछ बेच के और कहीं रहेंगे। डेथ कहीं हॉस्पिटल में हुई है। इन्होंने मतलब कि टॉर्चर किया गया ना, तो उसके बाद इन्होंने ये कदम उठाया गया। प्रवीण कुमार तो वहीं कुरुक्षेत्र जिले के गांव कठवा में मनरेगा स्कीम के चलते रिंग बांध का काम चल रहा है। आपको बता दें कि इस योजना में करीबन 100 लोगों ने काम किया है। ऐसे में आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों को भी रोजगार मिला है। वहीं बरसात के मौसम में मार्कंडे नदी का पानी ज्यादा आने से गांव में पानी घुसे जाने से बाढ़ की स्थिति बन गई है, और जिसके लिए मनरेगा स्कीम के तहत गांव के चारों तरफ रिंग बांध टाइप सिस्टम किया गया है, और इसमें गरीब परिवार के लोगों को संबंधित करते हुए मजदूरी पर रखा गया है। साथ ही गांव के सरपंच अमरेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने हर वर्ष लाखों रुपए का बजट मनरेगा योजना के तहत दिया जाता है। लेकिन जो अब की बारी जो पढ़ी लिखी पंचायतें हैं, इसने इसका प्रॉपर यूज किया है। जैसे हमारे गांव में लगभग 50 लाख के आसपास हमने मनरेगा में काम किया है, क्योंकि हमारा गांव जो है वो फ्लडिंग एरिया है। मारकंडे का पानी गांव के 4 चपेरा हर साल आता है, तो इसमें हमारा जो रिंग बांध था हमने उसमें भी मट्टी डालने का काम किया है। और जो हमारे स्कूल हैं, दो कैंपस हैं हमारे, प्राइमरी का और मिडिल का, हमने दोनों में जो उनके ग्राउंड नीचे थे हमने उनमें भी मट्टी डाली है। पंचायत कठवा खंड शाहबाद डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र में मनरेगा स्कीम के तहत रिंग बांध निर्माण का कार्य करवाया गया। इसमें लगभग 100 के करीब लेबर ने कार्य किया मनरेगा के तहत, जिससे उनको समय पर रोजगार मिला और उनके गुजारे का कार्य चला। रिंग बांध जैसे बरसात के दिनों में, क्योंकि ग्राम पंचायत कठवा मारकंडा नदी के बिल्कुल साथ में लगती है और बरसात के दिनों में पानी ओवरफ्लो हो जाता है और फ्लड आ जाता है, इस वजह से गांव के चारों तरफ रिंग बांध बनवाया गया है। तो कुरुक्षेत्र जिले के गांव कठवा में मनरेगा स्कीम के चलते रिंग बांध का काम चल रहा है। आपको बता दें कि इस योजना में करीब 100 लोगों ने काम किया है। ऐसे में आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों को भी रोजगार मिला है। वहीं बरसात के मौसम में मार्कंडे नदी का पानी ज्यादा आने से गांव में पानी घुस जाने से बाढ़ की स्थिति बन जाती है, जिसके लिए मनरेगा स्कीम के तहत गांव के चारों तरफ रिंग बांध टाइप सिस्टम किया गया है, जिसमें गरीब परिवार के लोगों को संबंधित करते हुए मजदूरी पर रखा गया है। साथ ही गांव के सरपंच अमरेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने हर वर्ष लाखों रुपए का बजट मनरेगा योजना के तहत दिया जाता है सरकार की तरफ से, और ऐसे में गरीब लोगों को मदद मिलती है। आर्थिक तौर पर उनको अच्छा बजट दिया जाता है। तो कुरुक्षेत्र के जिले के गांव कठवा में मनरेगा स्कीम के चलते रिंग बांध का काम चल रहा है। वहीं यमुनानगर के बिलासपुर में एक राइस मिल में सीएम फ्लाइंग टीम ने छापेमारी की, जिसमें 1400 से ज्यादा कमर्शियल गैस सिलेंडर बरामद किए गए। ये गैस सिलेंडर बिना किसी अनुमति और लाइसेंस के राइस मिल में रखे गए थे। वहीं यमुनानगर के बिलासपुर इलाके में पहुंची सीएम फ्लाइंग टीम के सब इंस्पेक्टर हितेंद्र कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि राइस मिल में अवैध रूप से कमर्शियल गैस सिलेंडर रखे हुए हैं। मौके पर फूड सप्लाई विभाग के अधिकारियों को भी बुलाया गया है। उन्होंने बताया कि लगभग 1400 गैस सिलेंडर बरामद हुए हैं, जो बिना अनुमति के यहां रखे गए थे। उन्होंने बताया कि राइस मिल मालिक के बेटे की जगाधरी में नीलकंठ के नाम से गैस एजेंसी है, लेकिन इस राइस मिल में गैस सिलेंडर रखने के लिए किसी तरह की परमिशन नहीं थी, न ही एजेंसी मालिक कोई दस्तावेज दिखा पाए, जिसके बाद इस संबंध में मुकदमा दर्ज करने के लिए कहा गया है। हमें गुप्त सूचना मिली थी कि यहाँ पे जेके राइस मिल के अंदर जो गैस के सिलेंडर हैं, भारत गैस है, जिसमें इंडियन गैस है, कमर्शियल सिलेंडर, जिसमें 47 किलो भी है के सिलेंडर भी हैं, 19 किलो के भी सिलेंडर हैं, ये बिना किसी परमिशन के, बिना किसी लाइसेंस के अवैध तौर पर रखे हुए। तो आज हमने गुप्त सूचना के आधार पर यहाँ पे औचक निरीक्षण किया, तो यहाँ पर ये सिलेंडर रखे पाए गए। एक गाड़ी ट्रक भी खड़ा मिला जिसके अंदर कुछ सिलेंडर लोड थे, और करीब 1400 करीब सिलेंडर जो है कमर्शियल यहाँ पर अवैध रूप से रखे पाए गए हैं, जो
सूचना मिलने के बाद हमने AFSO साहब को बुलाया, वीरेंद्र कुमार जी को। उन्होंने कागजात वगैरह चेक किए, सिलेंडर चेक किए, तो उनके पास कोई भी वैध लाइसेंस इसका नहीं मिला यहाँ पे रखे जाने का। वहीं यमुनानगर में एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम नशा तस्करों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस के एंटी नारकोटिक्स सेल को उस वक्त बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस को यहां पर सड़ोरा निवासी कुलदीप के कब्जे से 704 अवैध नशीले कैप्सूल बरामद हुए। पुलिस की माने तो आरोपी सतीश लंबे समय से इस अवैध कारोबार से जुड़ा हुआ है। रिमांड के दौरान पूछताछ की जाएगी कि सतीश के तार कहां और किस किस से जुड़े हुए हैं। जो काफी समय से प्रतिबंधित दवाइयों का कारोबार कर रहा है और आज वो लेकर आ रहा है, जो इस सूचना पर एक टीम का गठन किया गया और टीम द्वारा ड्यूटी मजिस्ट्रेट को मौके पर बुला करके इसकी तलाशी ली गई, जिसकी तलाशी से 704 नशीले कैप्सूल प्रतिबंधित दवाइयां मिली। वहीं अंबाला छावनी को साफ सुथरा बनाने के लिए नगर परिषद में आवारा सुअरों को पकड़ने के लिए टेंडर जारी किया गया, जिसमें खुली बोली लगाई गई। इस बोली में काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। बोली नगर परिषद के एरिया के लिए लगाई गई। वहीं सेक्रेटरी राजेश कुमार ने कहा कि सुअरों को पकड़ने के लिए आज नगर परिषद की तरफ से ये बोली लगाई गई है, जिसमें नगर परिषद या फिर बाहर से आए लोग भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहीं नगर परिषद की ओर से लगाई गई बोली पर सुअर पालकों ने ऐतराज जताया है। उनका कहना है कि हमने नगर परिषद से रिक्वेस्ट की है कि हमें सुअरों को रखने के लिए जगह दी जाए ताकि हम अपने सुअरों को वहां पर रख सकें। इसी के साथ ही उन्होंने नगर परिषद पर नाजायज तरीके से तंग करने के आरोप भी लगाए। ये जो सुअरों जो पकड़ने का टेंडर की जो लगाया जा रहा है, उसी के लिए आज ये ऑप्शन रखी गई है और इसमें जो भी ये पार्टिसिपेंट से भाग लेने के लिए आए हैं, बाकी जो इसके अलावा अन्य उनको वहां से यहाँ से दफ्तर से बाहर किया जाए। इसमें जो 25,000 रुपए की सिक्योरिटी राशि है और 3.5 लाख से जो रिजर्व प्राइज है इसका, यहाँ से जो बोली स्टार्ट पूरा ये कैंट एरिया का जितना भी सदर अपना जो म्यूनिसिपल एरिया है उसमें जनाब से रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से कि ये बोली वाला धंधा बंद करें और हमारे को जगह दी जाए, लाइसेंस दिए जाए सुअर पालने के लिए। हमें जगह मिलेगी, हम अपने सुअर अपने आप बंद करेंगे, रखेंगे। हमारी बात चल रही है कि भी हमें जगह दो, जगह हमें सरकार दे नहीं रही है। ये हर महीने म्यूनसिपल कमेटी हमारे साथ नाजायज करती है। धंधा नहीं है इसके अलावा, हमें नौकरी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, किसी का घर बैठे हैं, चावल रोटी पानी खा रहे हैं। मेरी बोली रखी गई है, वो जमा कराए, जल्दी बोली स्टार्ट की जाएगी। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है भिवानी से। इस वक्त की ये बड़ी खबर मंगलवार या तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर भिवानी से। एस्टेट का परिणाम जल्द हो सकता है घोषित। मंगलवार या बुधवार को परिणाम की संभावना जताई जा रही है। और आपको बता दें कि नकल करते हुए पकड़े गए थे 66 परीक्षार्थी। सभी पर परीक्षा के दिन बना था। तो एस्टेट का परिणाम जल्द हो सकता है घोषित, ये बड़ी खबर। मंगलवार या बुधवार को परिणाम घोषित होने की संभावना नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि नकल करते हुए पकड़े गए थे 66 परीक्षार्थी। सभी पर परीक्षा के दिन बना था केस। बड़ी खबर भिवानी से। एस्टेट का परिणाम जल्द घोषित हो सकता है। मंगलवार या बुधवार को परिणाम घोषित होने की संभावना है। नकल करते हुए पकड़े गए थे 66 परीक्षार्थी। सभी पर परीक्षा के दिन केस दर्ज किया गया था। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, मंगलवार या बुधवार को परिणाम की संभावना जताई जा रही है। नकल करते हुए पकड़े गए थे 66 परीक्षार्थी। सभी पर परीक्षा के दिन बना था केस। भिवानी से बड़ी खबर, एस्टेट का परिणाम जल्द घोषित हो सकता है। मंगलवार या बुधवार को परिणाम घोषित होने की संभावना है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 जो 18-19 दिसंबर को आयोजित की गई थी,
उस सब विद्यार्थियों के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार कि परीक्षा परिणाम देने से पहले बायोमेट्रिक अटेंडेंस की कंफर्मेशन करना आवश्यक है। उसके लिए 20 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक प्रत्येक जिला केंद्र पर बायोमेट्रिक की वेरिफिकेशन के लिए हमारे बोर्ड के कर्मचारी और जो फर्म है वो जा चुके हैं। कोई भी विद्यार्थी किसी भी जिले में अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करा सकता है। ये ठीक है। क्या कुछ अपडेट एस्टेट की परीक्षा को लेकर परिणाम घोषित हो सकते हैं? बिल्कुल मोनिका, आपको बता दूं कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा प्रकार से हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 18 व 19 दिसंबर को आयोजित की गई थी। आपको बता दूं कि उसको लेकर के आज इस प्रकार से जो छात्र उस समय नकल करते हुए पकड़े गए थे उनकी आज सुनवाई की थी। भिवानी मुख्यालय में उन लोगों को बुलाया गया था। इस मौके पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने कहा कि जल्द ही परीक्षाओं का परिणाम भी घोषित किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने संभावनाएं जो व्यक्त की हैं 25 और 26 जनवरी तक जो है ये परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। जिस प्रकार से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह का कहना है, उनका कहना है कि उससे पहले बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो कि माननीय न्यायालय के आदेश है उसके पहले करी जाएगी और उसके बाद तुरंत जो है मंगलवार या बुधवार यानी कि 25 और 26 जनवरी के बीच के अंदर या 25 या 26 तारीख को जो है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड इस रिजल्ट को घोषित कर देगा। बिल्कुल, और परीक्षार्थी जो रहे हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं ये असमंजस की स्थिति होगी कि कब उनका रिजल्ट आएगा और क्या रिजल्ट रहने वाला है। देखिए, वो तो जो भी परीक्षा होती है आपको बता दूं कि असमंजस की स्थिति तो हालांकि बनी होती है, लेकिन जो व्यक्ति जो अच्छी तरह से पेपर करके आते हैं उन्हें जानकारी होती है, आभास होता है कि उनका पेपर अच्छा हुआ है, वो पास भी होंगे। हालांकि अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है क्योंकि काफी सारे परीक्षार्थी लाखों जो परीक्षार्थी हैं जिन्होंने परीक्षा दी थी, क्योंकि ये परीक्षा ऐसे परीक्षार्थियों की होती है जिन्होंने गुरु बनना होता है यानी कि शिक्षक बनना होता है। शिक्षक बनने के लिए यह परीक्षा हरियाणा शिक्षा बोर्ड पहले लेता है एचटेट की परीक्षा। उसके बाद ही वो कोई भी फॉर्म जो कि एचएसएससी या एचपीएससी के द्वारा जो निकाले जाते हैं वो भर सकता है। आपको बता दूं कि 25 या 26 तारीख को जिस प्रकार से संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, जब तक जो है रिजल्ट घोषित किया जाएगा। हालांकि सोमवार को इस मामले की जानकारी पूर्ण रूप से मिल पाएगी कि ये तिथि जो है 25 तारीख की होगी या 26 तारीख की होगी। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। चलिए, कालका से समालका में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।